नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 59 क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में। दिस इज आवर 59 क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, देखिए दोस्तों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डिग्री मतलब उसकी संख्या। ठीक है ना, डिग्री मतलब संख्या। ठीक है, डिग्री मतलब पदवी, उसकी पदवी मतलब उसके कितने उसकी फ्रीडम कितनी है वो हम मेजर कर रहे हैं, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, मतलब कितनी फ्रीडम है भाई साहब इसके पास। ठीक है, अगर इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है तो इसका मतलब इसके पास कम फ्रीडम है। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इसके पास ज़्यादा फ्रीडम है। ठीक है ना, अब किसी के पास 2 डिग्री है, मान लीजिए बीएससी और एमएससी, सो दैट पर्सन हैज़ 2 डिग्रीज। ठीक है ना, पर अगर किसी के पास 3 डिग्री है वो और ज़्यादा उसके पास डिग्रियां हैं तो उसके पास और ज़्यादा फ्रीडम होगी, वो ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, आपका डिग्री का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस की भी डिग्री है और फलानी कोई डिग्री है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी डिग्री है। जैसे हमारे BR अम्बेडकर जी जो थे, उनके पास बहुत सारी डिग्रीज थी। ठीक है ना, तो उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था तो उनको बहुत सारी फ्रीडम थी। ठीक है ना, तो जिनके पास डिग्री ज़्यादा होती है उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आम इंसान की बात करूँ मैं, तो उसके पास ज़्यादा डिग्री होगी तो ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है। ठीक है ना, फ्रीडम बढ़ गई उसकी, जितनी डिग्री होगी उतनी फ्रीडम बढ़ गई। समझ में आ रही है बात मेरी? तो उसी तरीके से ये चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। तो डिग्री मतलब बेसिकली नंबर है कि कितनी फ्रीडम है। किसी के पास 3 फ्रीडम है तो ज़्यादा फ्रीडम है, 2 है तो कम फ्रीडम है। ठीक है, नंबर से मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। अब इसकी डेफिनेशन जो है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हालांकि आज तक के उसने न्यूमेरिकल पूछा है इस पे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन कम एनी टाइम। ठीक है ना, तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों, वो पिछले वीडियो में जो है, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुई रहती है। ठीक है ना, पर आप उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, दिस हैपन समटाइम्स। ठीक है, बहुत डीप अगर आपको विजुअलाइजेशन है तो वो डीप विजुअलाइजेशन आपको है, लेकिन उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना कभी कभी मुश्किल होता है। ठीक है ना, सो पिछले लेक्चर में वैसा ही हुआ। लेकिन अगर आपको वो पिछले लेक्चर में आप अगर रट भी लेते हैं लॉजिक कि ऐसा ऐसा करना होता है इस प्रॉब्लम में, दैट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू वर्क। ये नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि तुमने ये स्टेप क्यों की। ठीक है, इन फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि तुमने ये स्टेप क्यों की। ओनली थिंग इज तुमने की, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तुमने क्यों की ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय, बिकॉज यू नीड नॉट बी अ फिजिसिस्ट, यू ओनली हैव टू बी अ गुड आंसर राइटर। ठीक है ना, दिस इज द थिंग। ठीक है, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। अब देखिए दोस्तों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई सिटी है आपका, आपके सिटी में 100 रोड्स हैं मान लीजिए। ठीक है, बहुत सारे रोड है, मान लीजिए अभी के लिए 4 रोड मानता हूँ। ठीक है, आपके सिटी में 4 रोड है। ठीक है, और कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वाला रोड ब्लॉक कर दिया, ये वाला रोड ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले क्या थी दोस्तों, मान लीजिए आप आवारागर्दी करने निकले हैं। ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल केस कि आप एंजॉय करने निकले अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो पहले आप ये रोड पे भी जा सकते थे, इस पे भी जा सकते थे, इस पे भी जा सकते थे, इस पे भी जा सकते थे। तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी, 4 थी। लेकिन ये 2 रोड को ब्लॉक कर दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आने वाला है। ठीक है, तो ये दिस 2 रोड्स वेर ब्लॉक्ड, सो योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैव रिड्यूस्ड नाउ, because you can either take this path or you can take this path. Only 2 paths you can take. 2 paths have been blocked. So initial degrees of freedom minus number of constraints. Constraint कितने, 2 constraint लगे, तो आंसर क्या है 2। तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 ही बची। ठीक है ना,
दिस विल इवेंचुअली बिकम मोर क्लियर व्हेन वी मूव अहेड, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। सो देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल, ठीक है ना, ये मैकेनिकल 2 बार आ गया है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिपेंडेंट वेज मतलब क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज मतलब क्या, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि जेड एक्सिस क्या होगी, जेड एक्सिस यहां से जो परपेंडिकुलरली मोबाइल को फाड़ती हुई जो बाहर आएगी एक्सिस आपकी मुंह के तरफ, इस काले पॉइंट से आपके मुंह के तरफ जो एक्सिस बाहर फाड़ती हुई आएगी डिवाइस की स्क्रीन से, दैट विल बी जेड एक्सिस। बट फॉर द टाइम बिंग इफ आई इग्नोर द जेड एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन, वी विल ओनली हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 ही एक्सिस बचेगी फिर, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई पार्टिकल है जो इस एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है, ये पार्टिकल है सपोज मेरा, और ये एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, उस पर एक्स वाई प्लेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा सकता, मतलब ये आपके डिवाइस की स्क्रीन के प्लेन पे कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन इस प्लेन के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव, ठीक है। अब ये मैकेनिकल सिस्टम क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है एक पार्टिकल का मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है ना, 1 पार्टिकल का मैकेनिकल सिस्टम है ये। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बोल रहा है वो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्सिस 2 ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेज। नाउ वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। कोई बोलेगा कि मैं यहां से ऐसी एक्सिस निकालता हूं, इसी एक्स वाई प्लेन पे ही ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से 20 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये वाली एक्सिस को मैं एक एक्सिस मानूंगा, और इस एक्सिस के अलॉन्ग भी पार्टिकल को मूव करने की फ्रीडम है बोलेगा वो, ठीक है। क्या बोलेगा बच्चा, हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्यों सर, ये 20 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सिस, ठीक है, ये 80 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये लाइन जा रही है सपोज, ठीक है ना, तो वो 80 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन भी एक एक्सिस है, ठीक है। सो ये तो इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई बोलेगा वो, ठीक है ना। देखिए, इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेज। आप एक चीज को ख्याल में रखिए कभी भी कि जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, दीज आर वेक्टर्स एक्चुअली, ठीक है ना। सो दिस इज आई वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज जे वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जब एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो आई का प्रोजेक्शन जे के अलॉन्ग, मतलब आई कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस 90 आएगा, तो आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि आई कॉस 90 यानी जे के अलॉन्ग आई का कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू बी 0, और जे का कंपोनेंट आई के अलॉन्ग दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है ना। सो जे कॉस 90 इज ऑल्सो 0, ठीक है ना। सो अगर मैं एक ही प्लेन पे पार्टिकल को मूव करा रहा हूं एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द ओनली इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल कैन मूव, ठीक है ना। मैं सारे मोशन को, जो भी मोशन होगा इस एक्स वाई प्लेन में, पूरे मोशन को एक्स और वाई के रूप में दिखा सकता हूं, ठीक है ना। सो देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहां से 20 डिग्री की लाइन ले रहा हूं, दिस इज ऑल्सो 1 मोर इंडिपेंडेंट वे, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट वे दोस्तों। क्यों इंडिपेंडेंट वे नहीं है ये, क्योंकि 20 डिग्री की लाइन बनाई है, और आई कॉस 20 निकालोगे तो दैट इज नॉट 0, आई कॉस 20 इज नॉट 0, जे कॉस, अब ये 20 डिग्री की लाइन है तो ये जे से कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री का, नहीं नॉट 80 डिग्री, 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो जे कॉस 70 इज नॉट 0, ठीक है ना, जे कॉस 70 इज नॉट 0। सो देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ प्लेन, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है, तो दोज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओनली 2 एक्सिस आर इंडिपेंडेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ही एक्सिस इंडिपेंडेंट है, बाकी की आप जितनी भी एक्सिस बनाओगे कोई भी एंगल पे, दोज आर डिपेंडेंट एक्सिस, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सारी की सारी बाकी की एक्सिस जितनी भी होगी एक्स और वाई के अलावा, वो सारी डिपेंडेंट एक्सिस होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। वो डिपेंडेंट एक्सिस होगी, इसका मतलब क्या, दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आ रही है ना बात, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में उनको एक्सप्रेस कर पाओगे आप,
समझ में आ रही ना बात। इसलिए डेफिनेशन में ही ये चीज लिख दी गई है क्लियरली कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेज नहीं, डिपेंडेंट वे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं दोस्त, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे तो दो ही होंगे। अगर एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दो ही इंडिपेंडेंट वे होते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और कोई तीसरा वे लोगे वो एक्स और वाई के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज आर ओनली 2, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ पार्टिकल अ मैकेनिकल सिस्टम, यहाँ पे मैंने पार्टिकल माना है मैकेनिकल सिस्टम को, आप रिजिड बॉडी भी मान सकते हैं कभी, ठीक है, रिजिड बॉडी बाद में आएगा इनफैक्ट। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट दिया था, एक्स और वाई, तो एक्स वाई प्लेन पे ही मूव कर सकता है, ये मैंने कंस्ट्रेंट दिया था, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रेंट भी वायलेट नहीं हुआ, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन जो कंस्ट्रेंट है वो भी वायलेट नहीं हुआ था, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट वेज क्या आ रहे थे, दो इंडिपेंडेंट वेज आ रहे थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और कोई तीसरा वे लेते थे ऐसा वाला, बीच का कोई वे लेते थे तो वो एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाता था, ठीक है ना। सो हाँ, पर कोई बच्चा बोल सकता है कि मैं एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट क्यों मानूं, कैन एक्स और वाई को क्या एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? जवाब है ना, एक्स और वाई को एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स का cos 90 करोगे तो क्या आएगा भाई, 90 डिग्री का एंगल है ना, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो एक वो एक्स cos 90 इज इक्वल टू वाई होना चाहिए था, लेकिन y इक्वल टू 0 देता है ये तो, पर हमारा y तो 0 नहीं है, हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है, इसका मतलब समझ में आ रही है ना बात। हाँ, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं किया। जैसे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग चला गया और एक्स वाई प्लेन का कंस्ट्रेंट ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट विच में बी इम्पोज, ठीक है ना, जो हमने इम्पोज किया था, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट वेज एक्स और वाई एक्सिस थे, पार्टिकल था, रिजिड बॉडी नहीं थी, पार्टिकल था, तो ओनली 2 वेज थे, तो 2 था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। क्यों पार्टिकल लिया मैंने दोस्तों, पार्टिकल इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल को आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, रिजिड बॉडी को आप रोटेट कर दोगे, ठीक है ना, और बोलोगे कि और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई मेरी, मैंने इसको रोटेट कर दिया, नहीं, पार्टिकल लिया था मैंने जानबूझ के ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, रिजिड बॉडी नहीं ली थी, पार्टिकल लिया था। तो पार्टिकल जो है उसको रोटेट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, उसका रोटेशनल मोशन नहीं होता है पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल इज अ डायमेंशनलेस थिंग इन फिजिक्स, ठीक है ना, डायमेंशन नहीं होते पार्टिकल के। सो पार्टिकल कैन हैव ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, इट कैनॉट हैव रोटेटरी मोशन, दैट्स व्हाई आई हैड टेकन अ पार्टिकल। समझ में आ रही ना बात। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट विच में बी इम्पोज्ड इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। ये क्लियर हो गया। इट इज इंडिकेटेड बाय द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, अभी बताया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी क्या भाई, 2 कोऑर्डिनेट लग रहे हैं एक्स और वाई, तो देखिए लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्यों, देखिए कोई शरारती बच्चा क्या बोलेगा, ये यहाँ पे 2,5 पे पार्टिकल है बोलेगा, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, 2,5 पे पार्टिकल है और मूव कर रहा है बोलेगा, ठीक है ना। वो क्या बोलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है, उसको शरारत क्या सूझेगी, वो बोलेगा कि नहीं मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने पहले ही बोल दिया कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई लेना देना नहीं है, ओनली एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मैंने बता दिया। लेकिन वो क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, आपने यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं है तो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको 2,5 ना दिखा के मैं इसको 2,5,0 दिखाऊंगा, ठीक है, 2,5,0 दिखाऊंगा। आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं है ये बताने के बावजूद मैं इसको 2,5,0 दिखाऊंगा बोले। अरे भैया अगर ऐसा दिखाओगे तो यहाँ क्या बोला है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बोला है, ये तो कंडीशन वायलेट कर दिया आपने एक और अननेसेसरी का कोऑर्डिनेट ला दिया, जेड कोऑर्डिनेट, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मोशन एक्स वाई प्लेन में है, आपने 2,5,0 लिख के एक एडिशनल क्या बोलते हैं वेरिएबल जेड ला दिया अननेसेसरीली, जबकि मैं पहले ही एक्सप्लिसिटली मेंशन कर चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि इट इज इंडिकेटेड बाय लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, 2,5 आर लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि नहीं लीस्ट पॉसिबल है तो फिर तो मैं ओनली एक्स कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा, वाई कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा ही नहीं, वो क्या बोलेगा फिर,
हाँ चलो मैं ओनली एक्स कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा 2, बस हो गया। तो आपने गड़बड़ कर दी, ये लीस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लीस्ट पॉसिबल और 2 आपने यहाँ पे ओनली टू कोऑर्डिनेट दिखा दिया, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट दिखा दिया, वाई दिखाया ही नहीं। तो आपने तो वायलेट कर दिया ना भाई। वो पार्टिकल क्या वन डायमेंशनल मोशन थोड़ी कर रहा है, वो 2 डायमेंशनल कर रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में कर रहा है ना। आपने ओनली 2 दिखाया, तो दैट इज नॉट लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वे, दैट इज यू हैव वॉलेटेड द प्रिंसिपल बेसिकली, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था, आपने वन डायमेंशनल मोशन बना दिया उसको, ठीक है ना। सो यू हैव वॉलेटेड, ठीक है। सो द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। लीस्ट पॉसिबल तो होना चाहिए, पर इतना भी कम मत कर देना कि तुम्हारा पार्टिकल का मोशन ही डिस्क्राइब ना हो सके, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है यदि पार्टिकल, तो ओनली 2 लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आर 2, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो। और अगर मैंने बोला कि ओनली वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 है, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आर ओनली 1 देन, ठीक है ना। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली, ठीक है ना। लीस्ट पॉसिबल बोल रहा है वो, ठीक है ना। आप अगर ऐसा बोलोगे कि ये 2,5 जो मोशन हो रहा है लीस्ट पॉसिबल बोला है, तो मैं इसको 2 कर दूंगा, तो दिस इज इम्पॉसिबल ना भैया, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में मूव करा रहे हो और ओनली एक कोऑर्डिनेट मेंशन कर रहे हो। सो दिस इज इम्पॉसिबल वे, सो यू आर सेइंग पॉसिबल वे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ख्याल रखना है विशेष इन चीजों का, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखो भैया, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड बाय द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली, समझ में आ गई बात। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है, जो सिस्टम को देखो डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली बोल रहा है, ठीक है ना। आप अगर ये जिद पकड़ के बैठोगे कि 2,5 से सिस्टम डिस्क्राइब हो रही है, और आप बोलोगे कि नहीं यहाँ लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बोला है तो मैं ओनली 2 दिखाऊंगा, देखो मैंने लिस्ट कर दिया, 2 को 1 कर दिया, तो पर ये सिस्टम डिस्क्राइब कंप्लीटली नहीं हो रहा है ना भैया, ये प्रॉब्लम है ना। 2,5 में ही तो सिस्टम कंप्लीटली डिस्क्राइब होएगा ना, इसीलिए ये भी चीज वहां लिखी हुई है, ठीक है ना। सो ईच एंड एवरी वर्ड इन फिजिक्स हैज अ मीनिंग, ठीक है ना। नथिंग इज रिटन अननेसेसरीली, ठीक है। ये चीज का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं, स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने एक्स वाई प्लेन में मूव कराया था पार्टिकल को, अब वो स्पेस में मूव करा रहा है, मतलब 3D प्लेन 3D स्पेस में मूव करा रहा है। 3D स्पेस मतलब क्या, 3 एक्सेस होंगे आपके, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड एक्सेस कहां से आएगी, ये बीच में से निकलेगी, ये काले पॉइंट से आपके मुंह की तरफ आएगी, दैट विल बी जेड एक्सिस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर डिवाइस एंड कमिंग थ्रू दिस ब्लैक पॉइंट एंड टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। तो दैट विल बी जेड एक्सिस, ठीक है। सो पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स। जो पार्टिकल फ्रीली स्पेस में मूव करता है, मतलब मैं मान लीजिए जो जेड एक्सिस है उसको इस तरीके से विजुअलाइज करवा देता हूं अभी के लिए, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, मान लीजिए ये ऐसी नहीं है दोस्तों, इसको ऐसा मत समझ लेना कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही, नो, इट इज नॉट मेकिंग 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। यू आर मेकिंग, ये इसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना पेपर पे भाई, ये जो काले पॉइंट से बाहर आ रही है चीरती हुई आपके डिवाइस की स्क्रीन को आपके मुंह की तरफ, वो एक्सिस जेड एक्सिस है, पर उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसा ड्रॉ कर देते हैं दिखाने के लिए। समझ में आ रही है बात मेरी। सो दिस इज नॉट 45 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है आपके डिवाइस के प्लेन को, तो आप क्या कर रहे हो, 45 डिग्री के एंगल से देखो दोस्तों इसको, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है इसको 45 डिग्री के एंगल से देखो, तो 45 डिग्री के एंगल से देखोगे तो यू विल सी इट लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छी नहीं बनाओ, रुको 1 मिनट। 45 डिग्री के एंगल से यदि देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है। एक्स वाई और जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको 45 डिग्री के एंगल से देखोगे ना तो इट विल दिस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, इसलिए वो हम दिखाने के लिए जेड एक्सिस जो कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते प्लेन ऑफ पेपर पे, उसको ऐसा दिखा देते हैं। समझ में आ रही ना बात। तो आपसे ध्यान रखिएगा, जब भी मैं तीसरी एक्सिस दिखाऊंगा
तो मैं ऐसा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उसको ये एक्सिस ना समझे, 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक्सिस ना समझे उसको, देन इट विल बी बेटर, ठीक है। सो अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस, मतलब कि एक्स वाई और जेड। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात है, कोई बोलेगा कि नहीं तो एक्स वाई और जेड, ये देखिए कोई क्या बोलेगा, कोई शरारती होगा तो ये बनाता हूँ मैं जेड एक्सिस, ठीक है, हाँ ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, 45 डिग्री का व्यू है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे देख रहे हो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को, तो ऐसी दिखेगी। अब पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट लग रहे हैं एक्स वाई और जेड। पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस, फ्रीली इन स्पेस मतलब ये स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान ऐसे हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वही जो एक्स वाई प्लेन वाली कहानी थी वही, वो क्या बोलते हैं, मैं कोई और एक्सिस भी तो ले सकता हूं, मैं वो बोलेंगे कि मैं ये वाली एक्सिस लूंगा, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ठीक है, तो वही ये वाली एक्सिस के अलॉन्ग भी तो मोशन हो सकता है। सो दिस एक्सिस, तो फिर तो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाना चाहिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और ये फलानी एक्सिस, इसको कोई एक्सिस क्या नाम दे इसको, एम एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स वाई और जेड और एम एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन होएगा, ऐसा कहेगा वो, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये जो एम एक्सिस जो आप दिखा रहे हो ना, दिस एम एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, मान लीजिए जो एम एक्सिस है इसको ऐसा दिखा सकते हो आप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात, मतलब दिस एम एक्सिस इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्सिस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सो दैट एम एक्सिस इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है ना। तो जो एम एक्सिस जो है आपकी, ये एम एक्सिस कोई भी लोगे आप, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रूप में इस तरह का वेक्टर लिख के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। बट वाई दिस एक्स वाई जेड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वाई दिस एक्स वाई जेड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, एक्स वाई जेड इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब भी कोई दो चीजें परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है तो वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि आप उनका जब भी कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, एक्स का कंपोनेंट जेड के अलॉन्ग निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि एक्स कॉस 90 आ जाएगा, कंपोनेंट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो एक्स कॉस 90 0 हो जाएगा, जेड कॉस 90 यानी कि जेड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज ऑल्सो 0। तो किसी का भी एक्स का, जेड का कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग निकालो, एक्स का कंपोनेंट जेड के अलॉन्ग निकालो, दिस इज गोइंग टू बी 0, सो दैट इंप्लाइज दैट दे आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। y का कंपोनेंट z के अलॉन्ग निकालो, z का कंपोनेंट y के अलॉन्ग निकालो, तो दैट इंप्लाइज कि दीज आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। x का कंपोनेंट y के अलॉन्ग निकालो, y का कंपोनेंट x के अलॉन्ग निकालो, दीज आर गोइंग टू बी 0, सो दैट इंप्लाइज दैट दीज आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट एक्सिस। लेकिन अगर मैं इस m की बात करूं, इस m एक्सिस की बात करूं जो आपने अनाप शनाप एक्सिस ली थी और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम कह दिया था, उस m एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो दैट m एक्सिस इज नॉट मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ xyz, that m axis is not making 90 degree angle with xyz। तो उस m axis का xyz के अलॉन्ग कुछ कंपोनेंट होगा, और वो m axis मान लीजिए इस तरीके से दिख रही है, 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, तो उसका x के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, 2 है, y के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, 3 है, z के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, 5 है। तो इज इट एन इंडिपेंडेंट एक्सिस? नो, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्सिस, एज इट इज ए डिपेंडेंट एक्सिस, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्सिस, इट इज डिपेंडेंट एक्सिस। तो हमारी ये जो बात चल रही है कि पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे ये वाला जो m के टर्म्स में आप कोऑर्डिनेट लिख रहे थे, ये m तो डिपेंडेंट है ना भैया, खुद डिपेंडेंट है ये m खुद डिपेंडेंट है, तो इज इट एन इंडिपेंडेंट वे टू एक्सप्रेस? नो, एज इट इज इटसेल्फ, m इज इटसेल्फ डिपेंडेंट, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट वे टू एक्सप्रेस द सिस्टम, सो दैट्स व्हाई m खारिज हो जाता है, और 3 ही वे बचते हैं, x, y एंड z। समझ में आ रही बात? सो ये बात आपको होपफुली आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। नाउ लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ठीक है ना। चलो, सो यहां पे एग्जांपल दिया है, ठीक है। अरे यार ये मिटाने में थोड़ा टाइम चले जाता है दोस्तों, थोड़ा बेयर करें, ठीक है। सो
फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं एक्स वाई जेड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, ठीक है ना। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3, ठीक है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3 है। बट इफ इट इज, आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3 है, बट इफ इट इज कंस्टेंट टू मूव अलॉन्ग ए सर्टन स्पेस कर्व, ठीक है ना, बट इफ इट इज कंस्टेंट टू मूव अलॉन्ग ए स्पेशल सर्टन स्पेस कर्व, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 1, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, लेकिन अगर उसको कंस्टेंट कर दिया जाए किसी सर्टन स्पेस कर्व में मूव करने के लिए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। अब बच्चे क्या चिंतित हो जाते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3 आई थी सर, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आई थी। अब उसको आप बोल रहे हो कि सर्टेन स्पेस कर्व के अलॉन्ग रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे हो गई सर? वो क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे हुई? ये देखिए, आपका स्पेस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 था, ठीक है ना। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि इस कर्व के अलॉन्ग आपने कंस्टेंट कर दिया है पार्टिकल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2, इस कर्व के अलॉन्ग आपने कंस्टेंट कर दिया है पार्टिकल को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई और जेड लग रहे हैं इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए। रॉन्ग दोस्तों, क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि पार्टिकल को आपने कंस्टेंट कर दिया सर्टन स्पेस कर्व के अलॉन्ग मूव करने के लिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे हुई? 3 के बजाय 1 कैसे हो गई वो भी सुनो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 1 है या फिर 2 है नहीं पता, ये 2 है सपोज, चलो 2 ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैं x को इंडिपेंडेंट मान लेता हूं, तो क्या मैं x को yz के टर्म में नहीं लिख पा रहा हूं? x को मैं क्लियरली yz के टर्म्स में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसका मतलब तो इंडिपेंडेंट चीज एक ही है, x को इंडिपेंडेंट माना तो y और z तो उस पर डिपेंडेंट आ गए ना भाई, क्योंकि x को yz के टर्म्स में लिख पा रहे हो आप। आपका जो कर्व है जिसके अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 है, और आपने x के टर्म्स में y और z को लिख दिया, y के टर्म्स में z और x को लिख सकते हो, z के टर्म में x और y को लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाके। तो इसका तो मतलब ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना भाई, क्योंकि ओनली एक इंडिपेंडेंट चीज है। मान लीजिए x इंडिपेंडेंट माना तो y और z डिपेंडेंट हो जाएंगे। y और z क्यों डिपेंडेंट हो जाएंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। अगर y को इंडिपेंडेंट माना तो y इंडिपेंडेंट हुआ तो x और z डिपेंडेंट हो गए y पे, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रही है बात? और अगर ओनली z को इंडिपेंडेंट माना तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो z तो डिपेंडेंट हो गया ना फिर y और x और y पे। तो ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, क्योंकि ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये स्पेस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 के अलॉन्ग मूव कर रहा है पार्टिकल, तो अगर x को इंडिपेंडेंट माना तो x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है ना। तो y एंड z आर डिपेंडेंट देन। अगर y को इंडिपेंडेंट माना तो y कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x एंड z, सो x एंड z आर डिपेंडेंट देन। और अगर z को इंडिपेंडेंट माना तो x और y डिपेंडेंट है फिर, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 है, मतलब कि एक्स वाई और जेड जो है आपस में डिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड में से कोई एक ही इंडिपेंडेंट चीज होगी, बाकी के 2 उस पर डिपेंडेंट होंगे फॉर्मूले से, ठीक है ना। जो स्पेस कर्व का फॉर्मूला होगा उससे डिपेंडेंट आएंगे। इसलिए अगर किसी सर्टेन स्पेस कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 1 हो जाती है। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, ठीक है। सो अब ये सेकंड पॉइंट से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, सेकंड और थर्ड पॉइंट। टिल देन अपना ख्याल रखें, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उसमें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। सो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है ये हम आगे से डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन दोस्तों, एक्चुअली दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन 1 क्लास। इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन 1 क्लास इट विल रिक्वायर 2.5 hours, ठीक है ना। So as I am making short videos, that's why it is taking time, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट से सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड्स थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये क्लास में अपन ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना।
सो जो है आप रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 60 कल आने वाला है, ठीक है। सो